बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13। अब लेक्चर नंबर 13 में हमें डिस्कस करना है जी न्यूक्लियस, और जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। न्यूक्लियस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस में हम डिस्कस करेंगे जी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस। ठीक है जी, और फंक्शन भी उसके हर कंपोनेंट के। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी की तरफ। सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। स्टूडेंट, अगर आपको पहला लेक्चर मेरा याद हो तो उसमें हमने सेल की डिस्कवरी के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, जबकि सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बात न्यूक्लियस की हो रही है। सो न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931। can only be observed when cell is in non-dividing stage। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। याद रखिएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस आपको जब ही नजर आएगा जब सेल अभी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे है। जैसे ही सेल डिवाइडिंग स्टेज में चला जाता है, तो अगर आपको याद हो, आपने जो था वो सेल डिवीजन पढ़ी होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें आपने प्रोफेज में पढ़ा था न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाती है, तो न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस एक तरह खत्म हो जाती है और अंदर से क्रोमोसोम जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं। जब सेल जो होगा वो डिवाइडिंग स्टेज में होगा तब तो न्यूक्लियस नहीं होगा। हाँ, जब सेल नॉर्मल नॉन डिवाइडिंग सेल में होगा तब आप आसानी से उसका न्यूक्लियस क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए जी नेक्स्ट, अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की तादाद अगर तो एक है तो उसे मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। ठीक है जी, अगर तो हमारे पास दो हैं, जैसे स्पोर जो होता है, अगर आपको याद हो प्लांट के अंदर जो स्पोर्स होते हैं उसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, तो उसे बायन्यूक्लिएट कहते हैं। और अगर तादाद में ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है जी, तो ये था विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं जी न्यूक्लियस की लोकेशन की। तो लोकेशन स्टूडेंट, अगर हम एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस पड़ा है। ठीक है जी, सेल के बिल्कुल दरमियान में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में क्या है जी, मेजर पोर्शन तो किसने कवर किया हुआ है जी, वैक्यूल ने। सारा दरमियान वाला वैक्यूल है और इस वैक्यूल, बड़े वैक्यूल की वजह से एक साइड पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो एनिमल के केस में बिल्कुल दरमियान, प्लांट के केस में एक साइड पे। क्यों? क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा है, वो सारा मेजर पोर्शन क्या कर जाता है, कवर कर जाता है। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। कंपोनेंट में पहला है जी न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप में हमारे पास क्या है जी, आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास डबल मेम्ब्रेन था, आपके पास क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, प्लास्टिड, वो भी आपके पास डबल मेम्ब्रेन था। उसके बाद न्यूक्लियस आपके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना, डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से थे, सिंगल वाले कौन से थे, विदाउट मेम्ब्रेन कौन से थे। तो ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन। जब डबल मेम्ब्रेन है तो फिर एक बाहर होगी एक अंदर होगी। बाहर वाली को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, तो अंदर वाली को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। तो आइए जी, एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टिन्यूस होगी विद ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगी। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, न्यूक्लियस के कंटेंट को प्रिजर्व कर रही है। और कंटेंट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। आइए जी, ये आपके सामने न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आप चेक कर लीजिए जी, अटैच है विद ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां से न्यूक्लियस के अंदर हम चले गए। और अगर मैं इसकी आउटर सरफेस देखूं, ठीक है जी, तो ये देखिए जी, आउटर सरफेस पे आपको छोटे छोटे क्या नजर आ रहे हैं, पोर्स नजर आ रहे हैं, सुराख नजर आ रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आइए जी, अब ये क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इस तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर क्या है जी, एट सर्टेन पॉइंट्स इन द मेम्ब्रेन स्मॉल पोर्स आर प्रेजेंट। अब ये देखिए जी, ये हमारे सामने एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म से ये हमने उसकी मेम्ब्रेन शो की। अब ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, और ये जो स्मॉल ओपनिंग आपको नजर आ रही है दोनों के दरमियान, ये है जी न्यूक्लियर पोर। ठीक है जी, अब इस न्यूक्लियर पोर की प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग होती है, जिस तरह स्टोमेटा बंद होते हैं खुलते हैं, बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर पोर्स की ओपनिंग क्लोज होती है। इसकी बिहाफ पे कोई कंटेंट सेल के बाहर से न्यूक्लियस के अंदर आना है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो सारा इसी सुराख से आता जाता है। यानी ये सुराख जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान ट्रैफिक को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इसकी आप डायग्राम देखना चाहें तो ये देखिए जी, ये आपके सामने न्यूक्लियर पोर
की एक कॉम्प्लेक्स जो है वो डायग्राम आपको शो हो रही है, जो बिल्कुल मेम्ब्रेन की सरफेस पे आपको नजर आ रहा है। आइए जी इस न्यूक्लियर पोर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर पोर में अनडिफरेंशिएट सेल हैव न्यूमरस पोर्स। सो अगर तो मेरे पास अनडिफरेंशिएट सेल्स मीन विच इज नॉट प्रॉपरली परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन, जो अब कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं एग सेल लेता हूं, तो एक एग सेल के न्यूक्लियस के ऊपर 30,000 तक पोर्स होते हैं, ठीक है जी। और अगर वो डिफरेंशिएट सेल है जैसे कि एरिथ्रोसाइट, फुली फंक्शनल सेल, जिसे आप रेड ब्लड सेल्स कहते हो, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स पर न्यूक्लियस कितने होते हैं? 3 to 4, यानी बहुत ज्यादा कम। ओके जी। पोर्स हैव डेफिनेट शेप, ये देखिए जी, ये आपको प्रॉपर उसकी शेप नजर आ रही है, ठीक है जी। एक तरफ साइटोप्लाज्मिक है और एक तरफ आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो होगा और इससे ऑनवर्ड आपके पास क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म वाला पोर्शन होगा, ठीक है जी। अब पोर्स करते क्या है? कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ द सब्सटेंस पासिंग थ्रू देम। अब आप ये चेक कर लीजिए, आपको ये छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं और इन पोर्स में ये बाहर की तरफ फाइबर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये फाइबर असल में क्या है? अगर आपको याद हो तो राइबोसोम में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम एमआरएनए के साथ अटैच हो जाता है और क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तब हमने कहा था कि जो प्रोटीन होती है असल में वो एमआरएनए की बिहाफ पे राइबोसोम बना रहा है। अब एमआरएनए मैसेंजर आरएनए में प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन आती कहां से है? असल में वो दे रहा होता है डीएनए, जो कि कहां है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये जो फाइबर आपको बाहर जाते यहां पे नजर आ रहे हैं, असल में ये एमआरएनए है जो बाहर कौन कैप्चर कर रहा है? राइबोसोम। तो वो देख लीजिए एमआरएनए इन्हीं पोर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह ये ट्रैफिक को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये निकल जाएगा ये बंद हो जाएंगे, और जब नहीं निकलना, तब ये जब ये निकलना होगा तब ये क्या करेंगे? ओपन हो जाएंगे। और जब कोई भी चीज कंटेंट नहीं बाहर जाना तो ये क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा अपने आप को। सो नेक्स्ट आते हैं जी हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस जो है वो उस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा। आइए जरा न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ते हैं। डार्कली स्टेन बॉडी विद द न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट जब हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेल के जिस भी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो पहले हम उसे स्टेन करते हैं, मीन स्पेसिफिक केमिकल यूज करके उसको रंग देते हैं ताकि माइक्रोस्कोप के नीचे वो हमें डिफरेंट कलर में नजर आए। इसी तरह जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना होता है तो न्यूक्लियस की जब हम डाइंग करते हैं, उसे डाई करते हैं, कलर करते हैं, उस वक्त सबसे ज्यादा जो कलर अब्सॉर्ब करता है वो कौन सा होता है? वो न्यूक्लियोलस होता है। तो ये डार्कली स्टेन होता है, बहुत ज्यादा स्टेन को ये क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है विदाउट मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, अगर आपको राइबोसोम पढ़ा था तो वो भी विदाउट मेम्ब्रेन था, और अभी जो हम न्यूक्लियोलस पढ़े ये भी हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन है। तो कौन कौन सा विदाउट है, कौन कौन सा सिंगल है, कौन कौन सा डबल है, ये याद रखना है आपने। ओके जी, विदाउट मेम्ब्रेन है, मे बी 1 or more in number और composed of 2 regions, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस के 2 रीजन है, न्यूक्लियोलस के 2 रीजन है हमारे पास। कौन से 2 रीजन है? नंबर 1 पेरिफेरल यानी साइडों वाला रीजन। अब वो किसका बनाता? कहता है जी ग्रैनुलर। ग्रैनुलर कहते हैं छोटे छोटे दाने होते हैं। कंपोज्ड ऑफ प्रीकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, यानी राइबोसोम्स के जो सब यूनिट होते हैं उनके टुकड़े यहां पर जो है वो पेरिफेरल साइड पे पड़े होंगे। और सेकंड सेंट्रल फिब्रल, यानी वो फाइबर्स का होगा, और वो किसका बना हुआ है जी? आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए और आरएनए। ये कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिएगा। बेसिकली डीएनए से आरएनए बनता है। अब आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है स्टूडेंट। सो डीएनए से ही हमेशा बनाया जाता है इसको। तो वो डीएनए का पोर्शन जो राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है उसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। और राइबोसोमल आरएनए बेसिकली वो आरएनए होता है जो राइबोसोम्स के अंदर होता है, जब भी तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? राइबोसोमल आरएनए। आइए इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन क्या है जी? फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। ये राइबोसोम बना रहा होता है। ये चेक कीजिए, आपको न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है और न्यूक्लियोलस से बेशुमार तादाद में बाहर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे होंगे बेशुमार क्या? राइबोसोम। तो राइबोसोम was the factory of protein, whereas nucleolus is the factory of the ribosome. So next हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है जी? मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो जो फ्लूइड था, जो इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज किए हुए थी, वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है? इसमें बड़े एंजाइम होते हैं और बड़े मटेरियल होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इज क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल बाय कॉम्पोजिशन किसका बना हुआ है जी? डीएनए का
और हिस्टोन प्रोटीन का, इन दो चीज़ों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, क्रोमैटिन मटेरियल बनता है। अब स्टूडेंट क्रोमैटिन मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या करता है जी, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्या करता है, श्रिंक होना शुरू होता है और श्रिंक होके स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम्स क्या है, ये कंडेंसेशन के बाद क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू होता है, श्रिंक होना शुरू होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। सो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय क्रोमोसोम्स और वो भी होता है ऑन कंडेंसेशन। ओके जी, केमिकली कंसिस्ट ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डेफिनेटली, क्योंकि क्रोमोसोम कंडेंसेशन फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन मटेरियल की, और क्रोमैटिन मटेरियल बाय नेचर क्या था, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट जी, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल आर्म्स कॉल्ड क्रोमैटिड। तो स्टूडेंट एक ये आर्म एक ये आर्म, ये दो आर्म है, ठीक है जी। इन दोनों आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अब क्रोमैटिड जो है वो आपस में अटैच हैं, किस बेस पे, चेक कीजिए, ये दो क्रोमैटिड्स हैं आपस में आइडेंटिकल हैं और ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। सो क्या है जी, बोथ क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर वो जगह होती है जहां पर ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स को डिटेल में देखें तो मैंने कहा इसके अंदर दो चीजें हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन है और एक डीएनए। डीएनए तो हेरिडिटरी मटेरियल है, विरासती मादा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और आपने ये भी पढ़ा कि आपकी बॉडी के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए किस तरह कंट्रोल करता है, एवरी फंक्शन ऑफ द सेल कंट्रोल बाय जीन, जो कि क्या है, विच आर द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम्स के अंदर वो जो डीएनए, उस डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन क्या करता है, हर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो एक क्रोमोसोम्स के अंदर कई जीन्स होते हैं, ठीक है जी। और आपको याद होगा कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 46। तो 46 के ऊपर कई जीन्स होंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट, number of chromosomes are specific and constant in every species। तो हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कांस्टेंट। जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी बॉडी में यानी ह्यूमंस की बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, 46। और अगर हम पेयर में जाएं 23। तो ये ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है जी। डॉग में कोई और तादाद होगी, कैट में कोई और तादाद होगी, और ये तादाद जो है वो मेंटेन रहती है। मेरे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो मेरे हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। नेक्स्ट जब जनरेशन पैदा होंगी तो सब में 46 क्रोमोसोम होंगे। मेरे अंदर 46 है तो मेरे फादर के अंदर भी 46 है तो मेरे बच्चों के अंदर भी 46 होंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पीशीज के अंदर हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते। अगर ये चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी अबनॉर्मलिटीज फेस करना पड़ती हैं, वो भी इंशाल्लाह बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट, एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच एन इंडिविजुअल पोजेस कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर, और इसे हमेशा 2n से शो करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम की जो एक्चुअल तादाद है ये हमारे पास 2n है, ठीक है जी, डिप्लॉयड नंबर। लेकिन अगर मैं इनका हाफ डिस्कस करूं, ठीक है जी, तो जो हाफ होगा हमारे पास वो हैप्लॉयड होगा, इसे n कहते हैं। तो ये था 2n और ये होगा n, ठीक है जी। आइए जी, कुछ स्पीशीज के अंदर हम क्रोमोसोम्स की तादाद देखते हैं इस टेबल में। फ्रॉग में कितने, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर हो गए। फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम, 13 पेयर हो गए। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम, 4 पेयर हो गए। अनियन में 16 क्रोमोसोम्स यानी 8 पेयर हो गए। पोटैटो में 48 क्रोमोसोम यानी 24 पेयर हो गए। और गार्डन पी में हमारे पास 14 क्रोमोसोम यानी कि 7 पेयर्स हो गए। तो हर एक इंडिविजुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं। डिप्लॉयड फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए और हैप्लॉयड फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहां तक तो था क्रोमोसोम। तो सारे कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हुए। एनवेलप डिस्कस हो गया, उसका मैट्रिक्स डिस्कस हो गया, क्रोमैटिन डिस्कस हो गया, न्यूक्लियोलस डिस्कस हो गया। सो तमाम कंपोनेंट डिस्कस हो गए यानी कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस कंपोनेंट के डिस्कस होने के बाद फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक के वो वाला पोर्शन जो हर लेक्चर के एंड पे पढ़ते हैं, यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नंबर 1 है जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 6 to 7। तो 3 to 4 था जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है arms of the chromosomes held by number 1 chromatid, number 2 centromere, number 3
डीएनए, नंबर 4 हिस्टोन। तो आपके पास जो आर्म्स होते हैं वो सेंट्रोमियर हेल्ड कर रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन सेल रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट हुक। इसने तो सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, जी बिल्कुल यही था जी, रॉबर्ट ब्राउन ही था जिसने न्यूक्लियस की प्रेजेंस को शो किया था। नेक्स्ट, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम खुद तो प्रोटीन की फैक्ट्री है, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम कहाँ बन रहे होते हैं? न्यूक्लियोलस, अल्फा है जी न्यूक्लियस, बीटा है जी न्यूक्लियोलस, चार्ली है जी क्रोमोसोम, डेल्टा है जी लाइसोम। तो न्यूक्लियोलस ही था जी बीटा ऑप्शन। सो नेक्स्ट चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। डिफाइन कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। तो स्टूडेंट ये आपने स्लाइड देखी थी, हमने कहा था जी विदाउट मेम्ब्रेन है, दो रीजन है, पेरिफेरल रीजन में ग्रैनुलर सब्सटेंसेस हैं, कौन सी? राइबोसोम सब यूनिट की। सेंट्रल रीजन फिब्रल जो है वो आरडीएनए है और आरएनए है। काम क्या था जी? राइबोसोम बनाना। सो नेक्स्ट वन इज डिफाइन क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर। सो क्रोमैटिड क्या है जी? ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो दो आइडेंटिकल आर्म्स होते हैं उन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं, और दोनों आर्म जब आपस में हेल्ड होते हैं, अटैच होते हैं, तो सेम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब ये आर्म और ये आर्म दोनों क्या है जी? ये दोनों है जी क्रोमैटिड्स, और जो जोड़ रहा होगा वो क्या है? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 3, रोल ऑफ दी सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या है जी? बोथ आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। तो ये जी दो आर्म्स को आपस में क्या कर रहा है? अटैच। तो ये दोनों को अटैच कर रहा है सेंट्रोमियर। साथ ही साथ क्या कर रहा है? जब सेल डिवीजन होती है तो इस तरह क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, इन्हें स्पिंडल फाइबर्स आके पकड़ते हैं। तो सेंट्रोमियर ही वो जगह है जहां से स्पिंडल फाइबर आके इनको क्या करते हैं? अटैच करते हैं। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।